डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्टूडेंट। जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि इतिहास में जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण यह हेडिंग है। तो आइए चलिए जानते हैं कि 1857 क्रांति के कारण क्या थे, क्या परिणाम हुए या उसकी असफलता के पीछे क्या वजह थी। तो 1857 जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के पेपर के लिए, क्योंकि उसमें अति लघु, लघु या दीर्घ कहीं से भी आपका 1857 की क्रांति बिना टच किए पेपर बनना ही नहीं है। तो इतिहास के जो पेपर है उसमें 1857 क्रांति का क्या रोल है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रस्तावना के रूप में 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, कहाँ से स्टार्टिंग है इसका, तो 10 मई 1857 को मेरठ से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका गया था। ये तो सभी लोग जानते हैं, जिसके तहत 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर उनकी वर्दी उतरवा दी गई थी। और इस विद्रोह की वजह थी कि मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को कार्बाइन की परेड हुई, जो उस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें कि मंगल पांडे नाम के जो सैनिक थे उनकी भूमिका सर्वोपरि है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि जो मार्शल कोर्ट की बात की गई 85 सैनिकों के लिए, और जो उनका क्या किया गया था, वर्दी उतरवा दिया गया था। और यह कहीं ना कहीं से सबसे मुख्य रूप से जो 1857 क्रांति हुई उसके लिए जिम्मेदार है। यदि मुख्य इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो सबसे पहली जो बात आती है 1857 क्रांति क्या कारण थे। तो चलिए आइए देखते हैं कारण में। तो इस क्रांति का कोई एक कारण नहीं है, पार्टिकुलरली मैं कारण पर एक एक करके हम लोग स्टेप पर चलेंगे। अंग्रेजों के शासन के 100 वर्ष की शोषणकारी नीतियों एवं अन्यायों के परिणाम स्वरूप होने वाला यह महाविस्फोट था। 1857 क्रांति सिराजुद्दौला के जब यहाँ शासन का चला गया था, तो 1757 से 1857 के बीच की बात है। तो इनके बीच में जितने अत्याचार या शोषणकारी नीतियाँ अंग्रेजों ने अपनाया, तो उन्हीं के खिलाफ यह विद्रोह, यानी उन्हीं के खिलाफ ये जो विद्रोह हुआ था, यह एक महाविस्फोट के रूप में उभर कर निकला। तो आइए देखते हैं इनके कि प्रमुख कारण क्या थे। हेडिंग वाइज देखते हैं, क्योंकि हेडिंग बहुत बड़ा रोल अपना अदा करता है किसी भी दीर्घोत्तरी प्रश्न को लिखने में। तो हेडिंग वाइज आप हमेशा उत्तर को लिखें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर क्रांति के कारण के बारे में बात किया जाए तो जो पहली इसका कारण आता है निकल कर मुख्य इंपॉर्टेंट, तो ये है राजनैतिक कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारण में अगर हम देखा जाए तो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति या राज्य हड़प नीति जो थी डलहौजी की, यानी दूसरे के राजाओं के साथ अपने में मिला लेना, उनकी प्रजा को, उनके उनके जगह को। नाना साहब के साथ अन्याय, नाना साहब का जो पेंशन वाली समस्या थी उनकी बात हो गई। मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और साथ ही साथ लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष शासन स्थापित करना। तो ये जो सहायक संधि थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित की गई, यह भी राजनीतिक कारणों में से मुख्य रूप से जिम्मेदार है। दूसरे इंपॉर्टेंट क्रांति के कारण की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। तो प्रशासनिक कारण क्या था। तो प्रशासनिक कारण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीयों को उच्च सेवाओं के अयोग्य मानता था। अतः उन्होंने उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिशर को नियुक्त किया, यानी ब्रिटिश लोगों को या ब्रिटिशियों को नियुक्त किया जाता था। ब्रिटिश न्याय के क्षेत्र में स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी ब्रिटिश के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना प्रशासनिक भेदभाव होगा तो कहीं ना कहीं से इस क्रांति के पीछे यह भी जिम्मेदार जरूर होगा। बढ़ते हैं अगले तीसरा जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण के रूप में अगर शामिल किया जाए तो आर्थिक कारण क्या थे। अंग्रेजों ने जितना भारतीयों का राजनीतिक शोषण किया था, उससे भी बढ़कर उन्होंने आर्थिक शोषण किया। बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कुटीर उद्योगों का विनाश आरंभ हो गया। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो यह बहुत ही बड़ा कारण बना, जिससे कि भारत जो देश है वो आर्थिक रूप से भी धीरे धीरे वो परेशान होता चला गया, या धीरे धीरे कहा जाए तो अंग्रेजों के अधीन होता चला गया। बढ़ते हैं अगले धार्मिक कारण की तरफ। तो धार्मिक कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग अपने व्यापार बिजनेस के साथ ही साथ अपने धर्म को भी बड़े पैमाने पर पहुंचाना चाहते थे। तो ये देखिए धार्मिक कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाना था। भारतीयों को ईसाई बनने के लिए लालच दिया जाता था, जैसे कि नौकरी के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पदोन्नति के लिए लालच दिया था। तो कई प्रकार के ऐसे लालच देकर उनको धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो यह भी कहीं ना कहीं से 1857 क्रांति के कारणों में से एक है। यदि बात किया जाए क्रांति कारण में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में सैनिक कारण ही है। सैनिक कारण ही सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैंने एकदम स्टार्टिंग में भी सैनिक कारण के बारे में जिम्मेदार बताया। वहाँ पर मंगल पांडे जी के रोल को दिखाया गया कि वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से इसका विरोध किया। तो जो पांचवी बात है, सैनिक कारण क्या थे। विद्रोह का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, जिसके कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी थी। इसे दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। तो जैसे देखा जाए तो अगर यहाँ पर गाय की चर्बी की बात किया जाए तो यहाँ कहा जाए तो मुस्लिम या हिंदू धर्म के बारे में बात किया जाए कि उनके खिलाफ था, क्योंकि गाय को माता के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ जब सुअर की चर्बी की बात होती है
तो सुअर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म में वर्जित है, तो इसलिए ये दोनों ही धर्मों के समुदाय के लोगों ने मिलकर इसका क्या किया, विरोध किया, जिसमें कि सर्वप्रमुख आगे निकल कर आए मंगल पांडे, और बाद में उन्होंने इसका विद्रोह भी किया। बाद में उनको फांसी हुई, तो धीरे धीरे यह जो और क्रांति धीरे धीरे भयानक आग के रूप में फैल गई। तो यह कहीं ना कहीं से सैनिक कारण जो है यह तत्कालिक कारण के रूप में हम इसको शामिल कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि 1857 क्रांति की सफलता क्या क्या होते हैं। पहली बात अगर देखा जाए तो असंगठित स्वरूप, यह विद्रोह असंगठित था, यानी सेन मतलब संगठन का इसमें अभाव था। देश का बड़ा भाग इससे क्या रह गया, अछूता रह गया। जैसे देखा जाए दक्षिण भारत के लोग हो गए, सिंध लोग हो गए, राजस्थान की बात हो गई, मुंबई की बात हो गई, पंजाब की बात हो गई, और साथ ही साथ मद्रास हो गई थी। ये सभी जो जगह थी वो शांत बने रहे, यानी यहाँ के लोगों ने इस क्रांति में अपना योगदान नहीं दिया, या नाम मात्र की बातें केवल थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट निकल कर आता है, जो संगठित न होना या असंगठित स्वरूप का मिलना। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा हम लोग का पॉइंट है सैन्य संसाधनों की कमी। तो सैन्य संसाधनों की कमी का मतलब क्या है, अंग्रेजों के साधन विद्रोहियों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। भारतीय विद्रोहियों के पास बंदूकें कम थी, वह तलवार और भाले से लड़े, जबकि अंग्रेजों के पास एनफील्ड राइफल जैसे आधुनिक हथियार थे। तो ये कहा जाए हथियारों का परिवर्तन भी अगर कर दिया जाए, तो कोई पता चला कि तलवार लेके दौड़ रहा है, पता चला कोई उनसे कुछ मीटर की दूरी पर ही है और उन्होंने बंदूक से उनको दाएं से मार दिया। तो ये देखा जाए तो सैन्य संसाधनों की कमी, यानी सैन्य ऐसे संसाधन का अभाव होता है, तो इससे भी बहुत बड़ी कड़ाबंदी निकल आता है। यह भी 1857 की सफलता में बहुत रूप से बड़े पैमाने पर यह भी जिम्मेदार है कि सैन्य संसाधनों की कमी का होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो संगठन और योजना की कमी, विद्रोह का गठन ठीक नहीं था, विद्रोही नेताओं में वीरता की कमी नहीं थी। ऐसी बात नहीं कि वो लोग वीर नहीं थे, वीरता तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, परंतु अनुभव की कमी थी, संगठन का अभाव था, क्षमता तथा मिलकर कार्य करने की शक्ति में कमी थी। ये सबसे बड़ा फैक्ट निकल कर आया, यानी संगठन का न होना। मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में भी देखी है, वहाँ बात किया गया था कि असंगठित स्वरूप, तो यानी कहा गया इनके पास वीरता की कमी नहीं थी, लेकिन वही कहा गया कि संगठन का अभाव, या कोई इनका एक प्रमुख नेता नहीं था जो सभी को गाइड करता। जो सबसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए 1947 में हुआ, जैसे महात्मा गांधी ने एक प्रमुख नेता के रूप में सामने सम्मुख खड़े थे, तो इसमें ये ऐसा कोई चेहरा फैक्ट नहीं था जो सबसे बड़ा कारण बना संगठन और योजना की कमी के रूप में 1857 क्रांति की असफलता के कारणों में से एक है। चौथा पॉइंट देखा जाए तो उद्देश्य की अस्पष्टता। उद्देश्य की अस्पष्टता का मतलब क्या आ गया जाए, विद्रोहियों का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, सभी अपने परस्पर हितों के लिए लड़ रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता का उद्देश्य अस्पष्ट था, ये बहुत बड़ा फैक्ट था। जैसे कहा गया नाना साहब, किसी का पेंशन रुका था वो उसके लिए परेशान थे, किसी का राज्य की हड़प हो गई थी वो उसके लिए परेशान था, कोई अपनी सल्तनत के लिए परेशान था। तो ये कहा गया अलग अलग लोगों के मुद्दे थे, किसी का पार्टिकुलर एक मुद्दा नहीं था कि नहीं हम लोग को भारत को स्वतंत्र कराना है या हमको पार्टिकुलर ये काम करना है। तो कोई पार्टिकुलर नहीं, परस्पर सभी लोग अपना अपने हित के लिए लोग लड़ रहे थे। तो यह सबसे बड़ा फैक्ट था कि भारतीय स्वतंत्रता का जो उद्देश्य था वह निश्चित नहीं था कि हमको यह उद्देश्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा पॉइंट जो हम लोग का है, अंग्रेजी का आधुनिक साधनों से युक्त होना। यानी अंग्रेजों को देखा जाए तो आधुनिक साधनों से युक्त होना एक सबसे बड़ा फैक्ट था। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, आधुनिक साधन जैसे विद्युत तार की व्यवस्था आदि थी, जिससे विद्रोह का दमन करने के लिए सामूहिक योजना बनाई गई। तो ये एक तरीके से एक दूसरे से बहुत ही ईजी तरीके से कॉन्टैक्ट कर लेते थे। यह बहुत बड़ा उनके लिए प्लस पॉइंट था। नहीं, अंग्रेजों का आधुनिक साधनों से युक्त होना यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। आइए अब देखते हैं अगली महत्वपूर्ण हेडिंग जो हम लोग किया है, 1857 क्रांति के परिणाम क्या थे। तो परिणाम क्या हुए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो पहला जो पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित होना। यानी देखा जाए तो 1858 ईस्वी फरवरी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजकुमारों को सौंप दिया गया, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल के स्थान पर एक वायसराय की नियुक्ति की गई। तो क्या वो यहाँ पर क्या करेंगे, गवर्नर जनरल नहीं जाएंगे, बल्कि इनके जगह पर कौन जाएगा, एक वायसराय जाएगा, जिसमें कि जो पहला वायसराय के रूप में बनकर आया लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो यानी ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करने के लिए बात की गई कि अब कंपनी नहीं रहेगी, यानी जैसे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कोई चीज़ें नहीं रहेंगी, बल्कि ब्रिटिश शासन के स्वरूप रहेगा। यानी वहाँ से सरकार या जो राजा रहेगा वो नियंत्रण करेगा। तो और अब गवर्नर जनरल नहीं जाएंगे, उनकी जगह पर वायसराय जाएंगे। जो दूसरी महत्वपूर्ण यहाँ पर परिणाम निकल कर आया, राज्य विस्तार नीति का त्याग। महारानी घोषणा के अनुसार क्षेत्रों की सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। राजस्थानी राजाओं के अधिकार, गौरव, सम्मान के संरक्षण का विश्वास दिलाया गया कि आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। तो राज्य विस्तार नीति का त्याग यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। परिणाम में बढ़ते हम लोग तीसरे परिणाम की ओर, भेदभाव समाप्ति की घोषणा। 1858 ईस्वी की घोषणा में विश्वास दिलाया गया कि किसी भी धर्म व जाति में भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा बिना भेदभाव के सेवा तथा पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
ये एक बात निकल कर सामने आई परिणाम के रूप में। चौथी जो बात थी, सेना का पुनर्गठन किया गया, फिर से निर्माण किया गया, यानी सेना का पूर्णतया पुनर्गठन, विभाजन और प्रतिलोपन की नीति पर किया गया, यानी सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को सीमित कर दिया गया। जैसे कहा गया पहले 2 लाख थे या 2 लाख के समथिंग थे तो उनका आधेयात कर दिया गया, नहीं अगर 2 लाख हैं तो लगभग 1 लाख कर दिया गया, तो आधेयात की कमी कर दी गई। तो ये कहा गया कि भाई इनके सेना रहेंगी तो ज़्यादातर इनका ये मनोबल और बढ़ेगा, तो सेना का पुनर्गठन किया गया। जो 5वीं बात निकल कर आती है, अविश्वास का वातावरण व्याप्त होना। इस विद्रोह का सबसे बुरा परिणाम अंग्रेजों के मन में भारतीयों के लिए गहन कटुता और दुर्भावना का विकास होना था। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से एक हो गया। यानी ये लोग क्या हो गए, अंग्रेज जो थे वो अविश्वास के रूप में एकदम पूरी की पूरी मान गए कि नहीं, भारतीयों पर विश्वास करना उचित नहीं है। यह भी 18 के परिणाम में जो हुए परिणामों में से एक परिणाम है, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अविश्वास हो गए। क्यों? किसके प्रति? भारतीयों के प्रति। जो हम लोग की 6वीं बात निकल कर आती है, नए युग का आविर्भाव। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के लिए सामंतवादी का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। तो यह भी 18 क्रांति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। यानी 18 के परिणाम ये भी निकल कर आया सामने निकल कर कि नए युग का आविर्भाव हुआ। 1857 क्रांति के परिणाम और साथ ही साथ उनके असफलता कारण और साथ ही साथ कारण था, इस पर हमने बात कर लिया है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि विद्रोह के नेता कौन थे। यानी 1857 क्रांति जो हुई उसमें कहाँ से कौन नेता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अगर बात करें हम लोग स्थान के रूप में और साथ ही नेता के रूप में, तो सबसे पहले नाम आता है लखनऊ। तो लखनऊ से जिन्होंने अपना योगदान दिया उनका नाम था बेगम हजरत महल। और साथ ही साथ अगर कानपुर की बात किया जाए तो वहाँ से अपना योगदान देने में नाना साहब तथा तात्या टोपे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर झांसी की बात किया जाए तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सर्वोपरि आता है। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिहार से अगर बात किया जाए तो बिहार के जगदीशपुर से अगर बात किया जाए तो बाबू कुंवर सिंह का नाम सर्वोपरि आता है। मेरठ से अगर बात किया जाए तो कदम सिंह का नाम महत्वपूर्ण एकदम है, याद रखिएगा आप। तो मंगल पांडे जी यहाँ पर से भी संबंधित है, क्योंकि यही जैसे स्टार्टिंग का शुरुआत हुआ था 18 क्रांति का, तो मंगल पांडे जी के नाम को भी हम लोग शामिल रख सकते हैं स्थान के रूप में, नहीं मेरठ के रूप में, क्योंकि पहले इन्होंने ही विद्रोह वहाँ पर किया था। दिल्ली से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर थे यहाँ पर, तो इन्होंने अपना दिल्ली से योगदान दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेस हो गया और साथ ही साथ वहाँ से जो विद्रोह करने वाले नेता हो गए। तो ये विद्रोह के नेता का चार्ट भी आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो 1857 क्रांति है, अति लघु, लघु और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के साथ साथ बहुकल्पीय के साथ साथ चारों में से किसी न किसी में आपको ये 2, 4, 6 नंबर आपको देकर ही जाते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें और स्क्रीनशॉट रख के इसका जरूर अपने पास रख लें, ताकि आपके एग्जाम के समय आपको अच्छे से काम दें। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें जब तक कि आपका टाइम टेबल नया वाला नहीं आ जाता है, तब तक आप अपना नियमित पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।